एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था। ओके, दोनों ही ना, पुलिस रिफॉर्म से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों। ये इसमें शायद मैम पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटिंग विंग अलग बनाने को बोला था, कुछ इस तरह के जो मेजर रिफॉर्म्स थे प्रकाश सिंह वाले केस में। हाँ हाँ हाँ, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था। अरेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कोई मतलब जो अलग अलग उसका वो था कुछ इसमें। ये मैम जो एक एनसीआरबी आता है वो इसी में ही आएगा ना ये? एक मिनट रुक जाओ, लो मैं बता देती हूँ। प्रकाश सिंह का केस है ना ये, प्रकाश। हाँ, ये आपका पुलिस सिस्टम के अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड ही था, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था प्रकाश सिंह का केस। इसमें आपका कि भाई जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, एक्चुअली इसमें ना कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए थे, यानी कि गाइडलाइंस दी गई थी कि एक कमीशन होना चाहिए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा और अननेसेसरी का जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है उसको ये हटाएगा। डीजीपी के लिए फिक्स टेन्यूर होना चाहिए, कम से कम 2 साल का तो होना ही होना चाहिए जो भी डीजीपी बनता है। और जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनका भी मिनिमम 2 साल का टेन्यूर होना चाहिए, जैसे आईजी जोन हो गया, डीआईजी हो गया, या एसपी डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये सब फंक्शन सबके सेपरेट होने चाहिए। और पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन हो। ये मैम ये जो विशाखा वर्सेस राजस्थान वाला उसी टाइप का हो गया ना एक तरीके से ये? हाँ, उसी टाइप का हो गया। गाइडलाइंस तो देखो बहुत सारे केसेस में दी जाती है, डीके बासु का भी केस है, वो बहुत सारे केसेस में गाइडलाइंस दी जाती है। आप मान सकते हो कि हाँ इसी टाइप का हो गया, हालांकि विशाखा मेजरली वाले। बता दिया आपने, बहुत सारे बता दिए ना इसमें तो। हाँ जी, और विशाखा वाले केस के बाद तो बल्कि वो तो जो हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस एक्ट था 2013, वो भी इसी के बाद आया था। ओके। विशाखा वाले केस के बाद पूरा का पूरा एक्ट बना था। ठीक है, उसके बाद हमारा, अच्छा ये जो मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड, ये क्या करता है, ये एक्चुअली जो क्राइम्स होते हैं ना उनकी सीरियसनेस और उनकी फ्रीक्वेंसी को समझने में हेल्प करता है। और पॉलिसी मेकिंग में ये सबसे बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि जब हमारे पास डेटा होता है कि इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है, ये पैटर्न है, इस ट्रेंड पे क्राइम हो रहा है, तो पॉलिसी बनाना इजी हो जाता है। ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है कंपेरेटिव मेथड। कंपेरेटिव मेथड में जो क्राइम का जो पैटर्न होता है उसको कंपेयर किया जाता है अलग अलग सोसाइटीज से, या डिफरेंट प्लेसेस हो गए या रीजन्स हो गए, वहां से इसको कंपेयर किया जाता है और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, लॉ का या सोशल स्ट्रक्चर का क्राइम में। और ये मेनली यूज किया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी स्टडीज में। ठीक है, और कंपेयरिंग मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है इस वाले मेथड में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है केस स्टडी मेथड। इसमें ना कोई भी केस को, किसी भी केस को स्टडी किया जाता है, मतलब किसी भी एक सिंगल ऑफेंडर को या किसी क्राइम इवेंट को या इंस्टीट्यूशन को, उसको स्टडी किया जाता है। ये बेसिकली यूज किया जाता है साइकोलॉजिकल, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी समझने में ये वाला मेथड यूज किया जाता है। साइकोलॉजिकल, इसको हम साइकोलॉजिकल मेथड भी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस जो होता है वो जो क्रिमिनल के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनके ऊपर होता है। जैसे उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या था, उसको कोई अगर पर्सनालिटी ऑर्डर था, डिसऑर्डर था या नहीं था, इमोशनल इनस्टेबिलिटी कितनी थी, ट्रोमा था या कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। और करते कैसे हैं इसको, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, है ना, क्लिनिकल इंटरव्यूज होते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस होते हैं, तो उन सब में इसको यूज किया जाता है, इस वाले मेथड को, केस स्टडी मेथड को। क्लियर? यस मैम। ओके,
एंड अनदर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2017 निर्भया केस के जो ऑफेंडर थे उनके बिहेवियर को एनालाइज किया गया था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है, ठीक है, एक और चीज मैं भूल गई केस स्टडी मेथड में। बेसिकली जो केस स्टडी मेथड होता है ना, वो किसी भी पर्टिकुलर क्रिमिनल या जो क्राइम है ना, उसकी वो इन डेप्थ स्टडी होती है। ठीक है, जो क्रिमिनल है उसके साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझने की कोशिश की जाती है केस स्टडी मेथड के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है ना, इसमें क्रिमिनल के बिहेवियर के बारे में जो कई सारी जो थ्योरीज होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पे कि अथॉरिटी के साथ लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये स्टडी किया जाता है। और जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको टेस्ट किया जाता है इस वाले मेथड में। यानी कि जो एथिकल लिमिटेशंस हैं, जब क्राइम को स्टडी किया जाता है, क्या एथिकल लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है। और ये मेथड यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जनरली साइकोलॉजी और बिहेवियर क्रिमिनोलॉजी के में। फिर आता है सेल्फ रिपोर्ट मेथड। जो सेल्फ रिपोर्ट मेथड होता है ना, इसमें जो ऑफेंडर होता है वो खुद ही जाके क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल वो खुद ही जाके बताता है कि भाई मैं किसी भी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हुआ हूँ, अपना इन्वॉल्वमेंट खुद बताता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो मेथड कॉमनली यूज होता है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी रिसर्च में यूज होता है, सेल्फ रिपोर्ट मेथड। वो खुद के इन्वॉल्वमेंट को खुद ही बताता है इस मेथड के अंदर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है विक्टिमाइजेशन सर्वे मेथड। यहाँ पे ना सर्वे किया जाता है, मतलब विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उनको ना एक तरीके से क्योंकि कुछ ऐसे जो क्राइम्स होते हैं जो अनरिपोर्टेड होते हैं, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिनकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट्स तक नहीं की जाती है, उनको रिवील किया जाता है इस सर्वे मेथड के थ्रू। ठीक है, और ये यूजुअली यूज होता है नेशनल क्राइम सर्वे में। फिर आता है नेक्स्ट एथनोग्राफिक या फील्ड स्टडी मेथड्स। यहाँ पे ना जो स्टडी की जाती है वो एक तरीके से क्राइम पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए स्टडी की जाती है। क्वालिटेटिव इंसाइट्स इसमें होता है, यानी कि क्वालिटेटिव ये रिसर्च होती है कि भाई गैंग के क्या इंसाइट्स है, ड्रग मार्केट्स हो गया, सब कल्चर्स हो गए, तो वो सारी चीजें इसके अंदर फील्ड स्टडी मेथड में या एथनोग्राफिक स्टडी मेथड में यूज होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। अच्छा देखो, जो रिसर्च होती है या मैं कहूँ कि क्रिमिनोलॉजी के जो स्टडी करने के जो मेथड है उसमें एक साइंटिफिक मेथड भी आता है जहाँ पे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। जैसे आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया या बीप टेस्ट हो गए, तो ये सब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होते हैं। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें ये कहा गया था कि जो नार्को एनालिसिस है वो ऑफेंडर की मर्जी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। पॉलीग्राफिक टेस्ट या नार्को एनालिसिस के लिए ऑफेंडर की कंसेंट होना जरूरी है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है, एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है ये। फिर दूसरा केस यहाँ पे आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू उघड़। ये आपने भारतीय न्याय संहिता में पढ़ा होगा, काथी कालू का केस 1961 का केस है। इसमें कहा गया है कि जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं या हैंडराइटिंग सैंपल्स लिए जाते हैं वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लॉ को वायलेट नहीं करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द लॉ रिलेटेड टू द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा था राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कौन वो से आर्टिकल? उसमें मैम ये होता है, ये पता नहीं 20 या 21 में है, उसमें ये होता है कि खुद के हम्म। मतलब लिए गवाही नहीं दे सकते, ये वाला क्लॉज। हाँ,
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 21 में नहीं है, 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। वो 19 आर्टिकल 20 20 में में आई है। 20 क्लोज 3 में ये दिया हुआ है। ओके। 19 में भी नहीं है जी, 20 में है ये, ठीक है अच्छा। ना? क्योंकि 19 जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। 20 में दिया हुआ है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इस केस में यही कहा गया था कि जो पुलिस ऑफिसर फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना, और हैंडराइटिंग के जो सैंपल्स लेते हैं, वो राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन को वायलेट नहीं करता है। फिर आता है कस्टडियल राइट्स एंड एथिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें ये डीके बासु वाला केस मैंने बहुत बार नाम लिया है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस वाले केस में ना 1997 का ये केस है। इस वाले केस में अरेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की गई थी। जैसे पहले हमने वो प्रकाश वाला केस पढ़ा था ना, वैसे ही सेम ये केस है, डीके बासु वाला केस। इसमें ये कहा गया था कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आप अपना जो अरेस्टिंग मेमो प्रिपेयर करोगे, और जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसकी नेम प्लेट क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में डायरी पे चढ़ाओगे, रजिस्टर में उसका नाम लिखोगे, उससे पूछोगे कि भाई आप किसको इन्फॉर्म करना चाहते हो अबाउट योर अरेस्ट। देन ही विल टेल कि भाई मुझे अपने कौन से नियर डियर को बताना है, ठीक है। और विद इन 24 आवर्स आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई थी डीके बासु वाले केस में, इसलिए इसको कस्टोडियल राइट्स या एथिकल इन्वेस्टिगेशन से जोड़ा जाता है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी भेड़ बकरियों की तरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप अरेस्ट कर भी रहे हो तो डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आप अरेस्ट करेंगे, और जो अरेस्टेड पर्सन है उसके नियर डियर को आप अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि किस ग्राउंड पे उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्लियर? मैम ये लास्ट के 3-4 मिक्स हो गए, सारे में तो एक ही बात बताया। देखो मेथड जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो मेन मेथड्स हैं क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने के, एक तो है आपका स्टेटिस्टिकल मेथड, एक है आपका कंपैरेटिव मेथड, एक है आपका केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेल्फ रिपोर्ट मेथड, विक्टिमाइजेशन सर्वे और एथनोग्राफिक मेथड। बाकी का जो है जैसे साइंटिफिक मेथड मैंने आपको बताया, ये बाकी के जो लास्ट में जो मैंने आपको मेंशन किए हैं ना, जिसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट है या पोलिग्राफिक टेस्ट है, वो सब अदर मेथड्स में आप यूज कर सकते हो, ओके। ठीक है जी। ये तो पॉइंट खुद भी क्रिएट करके बना सकते हैं एग्जाम में, तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्रिएट करके बना सकते। बस आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनोलॉजी की स्टडी किस तरीके से की जाती है। लेकिन मैडम नाम जो पता होना क्रिमिनोलॉजी के चाहिए। जितने भी ये मेथड हैं, हाँ जी सर। लेकिन ये पुलिस वाले जो करते हैं ये तो सारे रूल्स को वायलेट ही करते हैं। सारे रूल्स को वायलेट नहीं करते, पर हाँ कुछ रूल्स को वायलेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे देखो हैं जी जो ऐसे क्रिमिनोलॉजी लोगों को। की ये मेथड्स नहीं है। देखो पुलिस ऑफिसर का क्रिमिनोलॉजी से कोई काम नहीं है। हम्म। यहाँ तो क्रिमिनोलॉजी जो है, क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि क्राइम और क्रिमिनल्स को स्टडी करना। नहीं। पुलिस वालों का काम क्रिमिनल्स को स्टडी करना नहीं है, बल्कि पुलिस वालों का काम क्राइम को प्रिवेंट करना है, या अगर क्राइम हो गया है तो हम्म। फिर उसको सजा दिलवाना है ना। हम्म। क्रिमिनोलॉजी में जो स्टडी होती है क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स की, वो तो जूरिस्ट का और अदर जो भी इनके साथ मेंबर्स होते हैं कमिटीज में, उनका काम होता है, रिसर्चर का काम है कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं कि इतना काम क्राइम हो रहा है और इस पैटर्न पे हो रहा है, तो जो भी अथॉरिटीज है वो उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाए, या अगर लॉ बनाने की जरूरत है तो वो बनाए। तो वो काम अलग हो गया क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने का, और क्राइम को प्रिवेंट करने का काम अलग हो गया। यानी पुलिस वालों का काम अलग है और जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम अलग है। ठीक है। मैम ये तो जजेज और एडवोकेट में जो केस चल रहे हैं वो मतलब जजेज के लिए हो गया ना एक तरीके से, कि उनको अगर ये पता है तो। जजेस के लिए भी नहीं, ये रिसर्चर्स के लिए है बेसिकली, ओके। है ना। जजेस का काम थोड़ी ना है कि वो जाके सर्वे करे या पता करे कितने क्राइम है कितने नहीं है, और फिर अपनी बिलीव करे रिपोर्ट ना, तैयार करे। जो भी रिपोर्ट आई है उस पर रिलाई करे ना, तो ही तो क्रिमिनोलॉजी की नॉलेज होगा तो ही वो रिलाई करेगा ना। रिलाय रिलाय करने का काम भी पॉलिसी मेकर्स का है।
है ना। जज का काम रिपोर्ट्स पे रिलाय करना या ये सब करना ये नहीं होता। जज का काम होता है मेन अपना जजमेंट देना, ठीक है, न्याय करना। पॉलिसी बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, तो उसको ये चीज करनी है। ओके, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में जहां लेजिस्लेशन अपना एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहां वो गाइडलाइंस इशू कर दे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी विशाखा वाले केस की मैंने बात करी थी, आप ही ने विशाखा वाला याद दिलाया था। अदर देन दिस प्रकाश वाला केस था, ठीक है, और डीके बासु वाला केस था जहां पे गाइडलाइंस इशू की गई। तो जहां लेजिस्लेचर फेल हो जाता है, वो अपनी ड्यूटी नहीं करता, लॉ नहीं बनाता है, तो वहां पे जुडिशरी को गाइडलाइंस इशू करनी होती है। ठीक है, दखलंदाजी करनी होती है लेजिस्लेचर के काम में। क्लियर? यस मैम। मेथड से किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर नहीं तो मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव करती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट पे ही चलो। नेक्स्ट पे ही चलें। चलिए जी, जो नेक्स्ट वाला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आता है स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड। स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। देखो, जैसे आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े थे ना, स्कूल्स पढ़े थे, यस मैम। याद आया? यस मैम, अच्छा, क्या होते हैं स्कूल्स? ये थॉट प्रोसेस पे चलता है ना, किसके किसके क्या थॉट्स हैं, उसके अच्छा क्लासिफिकेशन के बेसिस पे चलते हैं ना स्कूल्स, क्या अच्छा, ठीक सपोर्ट कर है, रहा है वो। ओके। रमेश जी, आपके अलावा हाँ जी और कोई बता सकता है स्कूल्स? स्कूल हम किसको कहेंगे? मैडम स्कूल तो एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ यू कैन से it is the evolution of the society on the basis of which the institutions are run, and various types of schools on the basis of this study they are developed. मैम नहीं, एक्चुअली हाँ जी, बताइए। जैसे कुछ पैरामीटर डिसाइड करके एजम्पशन एज्यूम करके तो उसका आउटकम क्या होगा, एक आइडियोलॉजी है बेसिकली स्कूल की। जैसे हाँ, आइडियोलॉजी, या आप कह सकते हो कि थॉट प्रोसेस या आइडियोलॉजी वही है स्कूल, है ना। मतलब स्कूल का जो मतलब है वही है जो आपका जूरिस्प्रूडेंस में था, कि हम इसको यही कह सकते हैं कि जो डिफरेंट थॉट्स के लोग हैं, उनको हमने क्या किया, एक तरीके से कैटेगराइज किया कर दिया है। या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज, हम कह सकते हैं कि स्कूल जो होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज होते हैं, जहाँ अलग अलग जो जूरिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं। स्कूल्स का मैं अब क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि अब आपको स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ही पढ़ना है। समझ में आया स्कूल हम किसको कहेंगे? यस मैम। है ना, क्योंकि स्कूल जो है ना एक तरीके से सिस्टम ऑफ थॉट ही है, जिसमें अलग अलग थ्योरीज इंटीग्रेट की जाती हैं, उसको हम स्कूल बोलते हैं। अब जो सॉरी क्रिमिनोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कूल्स हमें पढ़ने हैं। उनमें शेयर हो रही है स्क्रीन, विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। यस। अब देखो, जो स्कूल्स हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस में, सेम वैसे ही इसको भी पढ़ना है क्रिमिनोलॉजी में स्कूल्स को। पहले क्या होता था, बिफोर सिविलाइजेशन, या वी कैन से इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, उस समय पे जो ह्यूमंस थे वो उनकी जो थिंकिंग थी या जो एक्ट थे, दे वर प्री डोमिनेटेड बाय रिलीजियस मिस्टिसिज्म। रिलीजियन के बेस्ड पे उनकी पूरी थॉट प्रोसेस चलती थी, और रिलीजन के बेस पे ही जो भी डिसीजंस किए जाते थे, या मैं कहूँ कि जो क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन रिलीजियन। और पनिशमेंट्स वर आल्सो बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। सारी चीजें रिलीजन के अकॉर्डिंग उस समय पे चलती थी। समटाइम्स वो इरेशनल भी होते थे, है ना, आर्बिट्रेरी भी होते थे। तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें जो होती थी, दे वर ऑन द नेगेटिव साइड। लेकिन जैसे जैसे
सिविलाइजेशन आती गई, ह्यूमन थिंकिंग में चेंज आता गया, और जो अभी की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हमने कदम रखा, यानी कि उस समय से लेके प्रिमिटिव सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए। अब उन रिफॉर्म्स में भी जो क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी आई जस्ट बिकॉज क्रिमिनोलॉजी क्या है, एक तरीके से सिस्टमैटिक स्टडी है क्राइम एंड क्रिमिनल की। तो थॉट्स डेवलप हुए उस समय से लेकर अब तक। तो ये जो एक तरीके से थॉट प्रोसेस जो डेवलप हुए हैं क्रिमिनोलॉजी को लेकर के, उनको हमने अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया, यानी कि अलग अलग स्कूल्स में डिवाइड कर दिया। तो क्रिमिनोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिजेरो बोनिसेना, मार्चेस डी बैक्रिया, छोटा सा नाम याद रखते हैं, सिजेरो बोनिसेना। ठीक है, इनको मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है। सिजेरो बोनिसेना, फाउंडर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, पहली बार जो सिजेरो थे, इट वाज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने क्रिमिनोलॉजी के साइंस को स्टडी किया। उनका एक बहुत बड़ा योगदान है क्रिमिनोलॉजी को डेवलप करने में या स्टडी करने में। फर्स्ट टाइम सिजेरो ने ही जो एक तरीके से क्रिमिनल्स है ना, उनको स्टडी किया साइंटिफिक बेसिस पे, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई क्राइम और क्रिमिनल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और यही वो पर्सन थे जिन्होंने थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी या स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की शुरुआत करी। इट मीन्स कि वहीं से ओरिजिन होता है सिजेरो के समय से स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के स्टार्ट होने का। इसमें सदरलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब ये आते कब है, 17th और 18th सेंचुरी के दौरान यूरोप में एक सेंट हुए थे, सेंट थॉमस एक्विनोस। अब ये जो है, जो मैं सेंट थॉमस एक्विनोस के बारे में बता रही हूँ, ये है प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। एक्चुअली जो क्लासिकल स्कूल है ना, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है क्लासिकल स्कूल को। प्री क्लासिकल स्कूल हो गया, क्लासिकल स्कूल हो गया, और फिर तीसरा आता है न्यू क्लासिकल स्कूल। तो प्री क्लासिकल यानी क्लासिकल स्कूल से पहले की क्या स्थिति थी, ये वो वाला समय है जब सेंट थॉमस एक्विनोस आए थे। आपको याद है सेंट थॉमस एक्विनोस से रिलेटेड एक स्कूल था जूरिस्प्रूडेंस में, बता सकता है कोई? ये मैडम अमेरिका वाला था शायद, वो अमेरिका स्कूल वाला जो था एक। नहीं, अमेरिका वाला नहीं था। अमेरिकन रियलिज्म कह रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था। अमेरिकन रियलिज्म तो जज मेड लॉ के ऊपर बेस्ड था। सेंट थॉमस एक्विनोस से रिलेटेड था नेचुरल लॉ स्कूल, जो जूरिस्प्रूडेंस। उसमें जो सारे पोप के डिसीजन होते थे ना, वही वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वाला, वो नेचुरल लॉ स्कूल था। तो ये जो सेंट थॉमस एक्विनोस थे, इनका भी जो स्टेट एक्टिविटीज थी उसमें ये रिलीजियन को डोमिनेट मानते थे। यानी कि उस समय पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता था वो रिलीजियन होता था। और उसी समय पे होब्स और लॉक भी आए जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सोशल इवोल्यूशन का एक बेस होता है। जबकि जो सेंट थॉमस एक्विनोस थे, उन्होंने डिवाइन राइट के बारे में बात करी, राजा के डिवाइन राइट के बारे में, कि भाई जो किंग जो होता है, किंग का जो राइट होता है वो डिवाइन होता है, और मोनार्क जो होता है वो सुप्रीम होता है, उसकी एक ग्रेट एस्टीम होती है। तो ये कहते हैं कि भाई एक जनरल बिलीफ उस समय पे ये माना जाता था अकॉर्डिंग टू द थॉमस एक्विनोस, कि व्यक्ति जो होता है ना, ही सिंपल बाय नेचर, वो प्राकृतिक बहुत सरल होता है, और उसके जो एक्शंस होते हैं ना, दे आर कंट्रोल्ड बाय सम सुपर पावर। उसके एक्शन किसी सुपर पावर से कंट्रोल किए जाते हैं। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं क्लासिकल स्कूल को, कि इसमें डेमोनोलॉजिकल थ्योरी दी गई थी। डीमन
डीमन मतलब राक्षस। ये कहते थे कि भाई आदमी तो सीधा साधा है, ठीक है, बाई नेचर उसकी प्रकृति बहुत सरल होती है, लेकिन उसके जो ऐसे बुरे जो कार्य हैं वो किसी सुपर नेचुरल पावर के थ्रू कराए जाते हैं। तो यहाँ ये एक बिलीफ सिस्टम था कि अगर व्यक्ति कोई भी क्राइम कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है जस्ट बिकॉज ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट, कुछ बाहरी आत्माओं के वशीभूत होकर के वो क्राइम कर रहा है, जिनको हम डेमन या डेविल कहते थे। तो ये कहता है कि भाई ऑफेंडर जो है वो रॉन्गफुल एक्ट इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी फ्री विल है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कुछ सुपरनैचुरल पावर के इन्फ्लुएंस में है। इसको कहा जाता है डेमोनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी। समझ में आया? हेलो, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये। ज्यादा हो गया? मैं फिर से बताती हूँ, देखो बहुत सिंपल सी बात है। प्री क्लासिकल स्कूल में आपको करवा रही हूँ, सेंट थॉमस उस समय होते थे। ज्यादा क्या हुआ, इसको तो आप अभी के टाइम में भी समझ लो, जो बहुत दूर दराज के गांव हैं या मतलब एकदम बिल्कुल बैकवर्ड है, आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं? यस कई मैम। बारी कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि भाई किसी ने सपोज कोई क्राइम कर दिया और लोग बोलते हैं कि भाई इसके अंदर तो भूत आ गया या आत्मा आ गई या कोई क्या बोलते हैं स्पेशली मतलब या कोई जिन आ गया या कुछ ऐसा आ गया कि इसने ये कर दिया वो कर दिया। ये सुनते नहीं हो आप? हाँ जी कई मैम। बार न्यूज में भी आता है कि भाई चुड़ैल आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये क्या है? ये सुपरस्टिशियन बिलीफ तो है ना? ये वही तो बिलीफ सिस्टम है कि इसने तो कुछ नहीं किया है, बाहरी आत्मा ने आकर के इससे करवा दिया है। यही हेलो, यस यस मैम, यही मानते हैं। ये यही माना जाता है ना मैम कुछ जगहों बेसिकली मैम मुझे पे। ये लगता है बेसिकली बाइबल की थ्योरी हो गई ना। बाइबल यही कहता है कि लड़ाई जो है वो गॉड और शैतान के बीच है। तो जितने भी हाँ सिंफुल एक्ट हैं वो ये माना जाता है कि शैतान के प्रभाव से हो रहे हैं। हाँ, तो और ये जो क्योंकि सेंट थॉमस रिलीजन बेस्ड था उस समय, प्री क्लासिकल है, तो वहां पे तो वेस्ट में तो चर्च का प्रभुत्व था चर्च का, और हाँ बाइबल हाँ की हाँ, थ्योरी थी। तो बाइबल वाली थ्योरी है बेसिकली ये। बाइबल वाली थ्योरी है, क्योंकि उस समय पे जो कैथोलिक्स थे है ना, हाँ, उनका जी डोमिनेंस हुआ करता था, पोप जी 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 डोमिनेटिंग पोजीशन में होते थे। सेंट थॉमस एक्विनस क्रिश्चियन ही तो थे, तो रिलीजन जी के जी बेस्ड पे ही सारी चीजें होती थी। तो उस समय पे ये माना जाता था कि जो कोई भी पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, वो अगर कोई भी गलत काम कर रहा है तो अपनी फ्री विल से नहीं कर रहा है, बल्कि कोई बाहरी आत्मा उससे करवा रही है। तभी जी ट्रम्प जी को आशीर्वाद दिया जी सभी पॉप ने मिलके। हाँ, कि भाई तू ठीक कर रहा है। है ना? दिखाया, टीवी में दिखाया बकायदा। कि सबने आशीर्वाद दिया। हाँ, तो ये वो वाली थ्योरी है, इसको डेमोनोलॉजिकल थ्योरी बोला जाता है। ये तो बड़ा मतलब मजा इतना आता है इसको पढ़ने में। इतना हाँ हाँ, इतना एडवांस कंट्री भी इतना बैक में जाता है। हालांकि ठीक है, हम लोग भी सभी धर्म को मानते हैं, लेकिन अब इतना जब देखो, राजा ऐसा बोलते करे हैं तो समझ नहीं आता। बिल्कुल। अब आप एक चीज देखें ना कि कहते हैं ना कि इंडिया ज्यादा सुपरस्टिशियस है, वही सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस मुझे लगता है वेस्ट है। यूरोप में भी बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। ये काली बिल्ली वाला जो है वो भी तो वहीं से आया है। हम बोलते हैं नजर न लग जाए, टच, वो लिए जाते थे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियन, और वहाँ रिलीजियन में ये माना जाता था कि भाई जो व्यक्ति होता है इट इज प्योर बाय नेचर प्योर होता है, और जो भी इवल्स कराई जाती हैं या जो भी क्राइम कराया किसी एक्सटर्नल स्पिरिट्स के थ्रू कराया जाता है, जिनको हम डीमंस या इवल बोलते हैं। एंड इसी थ्योरी को कहा जाता है डेमोनोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, क्लियर? तो मैम इस नाम से क्वेश्चन भी आ सकता है क्या डेमोनोटिकल थ्योरी से? नहीं, ऐसे डेमोनोलॉजिकल थ्योरी करके नहीं आएगा। आपसे अगर पूछा जा सकता है तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ऐसे आ सकता है। ओके मैम। ठीक है ना? ऐसे थ्योरी का नाम नहीं पूछेंगे वो। उसके बाद दूसरा आता है आपका क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल में बेसिकली फ्री विल थ्योरी थी। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, क्योंकि प्री क्लासिकल हो गया आपका 17th 18th सेंचुरी के दौरान, और जो क्लासिकल स्कूल है ये आपका मिडिल 18th सेंचुरी में आ जाता है।
इसके जो पायनियर थे वो जो नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी है वो सॉरी, इसके जो एक्सपाउंडर थे ना वो थे बेकेरिया, BECCARIA, बेकेरिया। उन्होंने इसको एक्सपाउंड किया था, फ्री विल थ्योरी को। अब ये क्या कहते हैं, एक्चुअली ये जो थे ना, ये एक मेंटल फिनोमेना पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। इनकी जो फ्री विल थ्योरी थी वो ये है कि जो व्यक्ति होता है ना वो अपनी मर्जी से अपराध करता है, ठीक है। उसकी जो वो उसकी चॉइस होती है, क्योंकि उसे जो भी वो क्राइम करता है ही विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दैट क्राइम। तो ये उसकी फ्री विल होती है, स्वतंत्र इच्छा होती है। ये बेसिकली एक पेन एंड प्लेजर थ्योरी आपने पढ़ी थी ज्यूरिस्प्रूडेंस में। यस मैम। क्या थी? वो किसी भी प्लेजर को लेने के लिए पेन लेना जरूरी होता है, यही था शायद। हाँ, ये था, मतलब ठीक कह रहे हो आप। एक ये था कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, कि भाई कम से कम लोगों को पेन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेजर होना चाहिए। पेन कम से कम होना चाहिए, प्लेजर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक हेडोनिज्म की ये थ्योरी भी थी जो आप बोल रहे हो कि भाई प्लेजर के लिए पेन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस थ्योरी का जो मतलब है क्लासिकल स्कूल में, इस थ्योरी का मतलब ये है कि जो एक ऑफेंडर होता है या क्रिमिनल होता है उसको दूसरों को पेन दे करके खुद खुशी मिलती है, वो दूसरों को दर्द में देख करके खुद सेटिस्फाई होता है, खुद प्लेजर फील करता है। तो ये उसकी अपनी फ्री विल होती है और वो कोई भी क्राइम करना अपनी इच्छा से चुनता है, उसके ऊपर कोई कंपल्जन नहीं होता, इनफैक्ट वो अपनी इच्छा से इसको चुनता है। ये है फ्री विल थ्योरी। समझ में आई? मतलब कोई भूत प्रेत उसके ऊपर नहीं आता, कोई आत्मा नहीं आती है, उसकी अपनी मर्जी होती है क्राइम करने की, फ्री विल होती है। क्लियर? यस वॉलेंट्री मैम। करता है वो क्राइम, जी जी बिल्कुल ठीक। है ना। हाँ, अब ये जो थे ना इस स्कूल के जो प्रोपाउंडर थे, बेकेरिया, वो मोंटेस्क्यू की राइटिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, मोंटेस्क्यू से इन्फ्लुएंस थे। और उनका जो फेमस वर्क था बेकेरिया का वो है क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसमें इन्होंने ये कहा कि भाई जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से अपराध करता है, इसलिए पनिशमेंट के भी फेवर में थे कि भाई पनिशमेंट जो होना चाहिए वो भी, पनिशमेंट भी अच्छा खासा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है, कोई भूत प्रेत थोड़ी यहाँ आया है जो उसको पनिश करेगा या जिसने उससे क्रिमिनल एक्ट कराया है। ये बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड होता है क्रिमिनल का जो कि उससे क्राइम करवाता है। इसमें एक चीज थी कि क्रिटिसिज्म भी इसका होता है कि यहाँ पे इसने ना कोई डिफरेंस नहीं बताया ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंडर में। इसने कहा कि पनिशमेंट सबको मिलना चाहिए, बट इसने ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि भाई हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है, तो उनको ज्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए कंपेरेटिवली जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। ये इसने नहीं किया, इसलिए इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है केवल इस एक पॉइंट पे। समझ में आ गई ये थ्योरी? यस मैम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नियो क्लासिकल स्कूल। जो फ्री विल थ्योरी थी, यानी कि जो क्लासिकल स्कूल था, वो ज्यादा लंबे समय तक ना सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें कई सारे डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस क्या थे? पहला डिफरेंस तो ये था जो मैंने आपको अभी बताया कि जो क्लासिकल स्कूल के जो प्रोपाउंडर थे उन्होंने पनिशमेंट के लिए तो एडवोकेट किया, लेकिन भाई पनिशमेंट कितना दिया जाना चाहिए, कैसे दिया जाना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। नियो क्लासिकल स्कूल में पनिशमेंट को या वेरिएशंस की जरूरत पे ध्यान दिया गया कि भाई जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनके लिए अलग पनिशमेंट होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग अलग होना चाहिए, मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग होना चाहिए, सेक्स के अकॉर्डिंग अलग होना चाहिए। तो पनिशमेंट जो है
पनिशमेंट की जो ग्रेविटी है इट शुड बी डिफरेंट, कि भाई अगर कोई माइनर है तो सीधी सी बात है उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होगा, तो उसको उस हिसाब से उसके एक्ट के लिए पनिश किया जाना चाहिए। या अगर कोई ल्यूनेटिक है या इंसेन पर्सन है, तो वो जो पर्सन है उसको उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जो इंसेन पर्सन होता है ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। ठीक है, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट होना चाहिए। हैबिचुअल ऑफेंडर जो होता है उसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, उसका अलग होगा, या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के अकॉर्डिंगली अलग होगा। तो नियो क्लासिकल में इसी चीज पे फोकस किया गया कि भाई जो फ्री विल थ्योरी है वो ज्यादा ठीक नहीं है, बल्कि एक तरीके से क्रिमिनल्स को जो पनिशमेंट दिया जाना जाता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाना चाहिए, अलग तरीके से अलग अलग ऑफेंडर को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। रेशनल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, फरमान वर्सेस जॉर्जिया का है, कि आप जब पनिशमेंट को एड्रेस करेंगे तो फेयर और रेशनल होना चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल जो है, ठीक है, ये एक तरीके से क्रिमिनल्स के बारे में ये बात करता है कि भाई बहुत सारी चीजें क्रिमिनलिटी को लेकर के फोकस की जाती है। कौन सी चीजें फोकस की जाती है कि क्रिमिनल जो होता है ना उसमें कई सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। जैसे कोई भी क्रिमिनल है तो उसका फिजिकल क्रिमिनल टाइप क्या है, मेंटल टाइप क्या है, उसका साइकोपैथ टाइप क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज क्या है, या यहाँ पे हाँ यहाँ जो मेन इसके जो पॉजिटिव स्कूल के जो एक्सपाउंडर हैं वो सिज़ेरो लोम्ब्रेसो हैं, जिनको मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का ओरिजिनेटर भी माना जाता है। इन्होंने ना पॉजिटिव स्कूल के ये प्रोपाउंडर हैं, तो इन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। चाहे तो साइड में लिख लो, ये मैम पर्सनालिटी पे फोकस किया ये है। हाँ फाउंडर जी, का नाम क्या बताया मैम आपने? सिज़ेरो लोम्ब्रोसो, CSARE, सिज़ेरे लोम्ब्रोसो, LOMBROSO। ओके। ठीक है, इन्होंने फिजिकल जो ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं किसी भी ऑफेंडर के, उस पे ज्यादा फोकस किया है। ये कहते हैं, इन्होंने कई सारी थ्योरी दी, जिसमें जो मेन है सबसे पहली है द एटेविस्ट या हेरिडिटरी क्रिमिनल्स। एटेविस्ट या हेरिडिटरी क्रिमिनल्स, इससे रिलेटेड है थ्योरी ऑफ एटेविज्म। थ्योरी ऑफ एटेविज्म, इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है, इस थ्योरी में इन्होंने ये कहा है कि जो क्रिमिनल होते हैं ना वो अपने एंसेस्टर्स से भी कुछ ट्रेट्स लेकर के आते हैं, उनमें कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, मतलब अपने डीएनए में वो ये चीज लेकर के आते हैं। देखो पहले क्या था, जब प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी उस समय पे जो पर्सन होते थे वो क्रिमिनल नेचर के होते थे। क्रिमिनल नेचर के क्यों होते थे? क्योंकि उनका जो माइंड होता था, जंगलों में रहते थे, हमेशा अलर्ट मोड में होता था। तो अगर कोई भी मान लो जंगली जानवर हमला कर दे या कोई भी हमला कर दे, तो वो एकदम से डिफेंसिव मोड में आ जाते थे और सामने वाले को क्या करते थे, हर्ट करते थे। तो इस तरीके के जो क्रिमिनल टाइप के जो पर्सन होते हैं उनमें और उनकी पर्सनालिटी में, और जो उस समय प्रिमिटिव सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग्स होते थे उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाई गई है अकॉर्डिंग टू द सिज़ेरे। मतलब इन्होंने ना, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया। इन्होंने उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखा कि भाई कोई पर्सन क्रिमिनल कैसे हो जाता है। तो पहले इन्होंने बात की कि उस व्यक्ति में अपने एंसेस्टर से ही वो गुण आ रहे हैं, है ना, उनके डीएनए से ही सिमिलैरिटी है, उसके सारे फिजिकल ट्रेट्स हो गए या अंदर के जो जीन्स है, वो कहते नहीं है एक बार एक स्टडी भी आई थी
कि कुछ लोग जो होते हैं वो लॉयल नहीं होते हैं। तो वो लॉयल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके जो डीएनए होता है, उनके डीएनए में वो जीन ही नहीं होता है जो उनको लॉयल बनाए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह ये जो रिसर्च है ये इसी से प्रेरित है कि उनके डीएनए में ही होता है क्राइम करना। पर्सनालिटी ट्रेट्स ही उनके ऐसे होते हैं कि वो क्राइम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपने पूर्वजों से उनके जो लक्षण है वो मिलते हैं। अब इसमें इन्होंने टोटल कुछ फिजिकल सिमिलैरिटीज भी बताई थी। 16 फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज इन्होंने बताई थी सिजेरो ने, कि 16 एबनॉर्मेलिटीज उनमें पाई जाती है। फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज क्या पाई जाती हैं? कि एक तो उनके जो सिर का जो शेप है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, आंखों का शेप अलग होगा, जॉ लाइन जो है वो ज्यादा बड़ी होगी, चीक बोन्स ज्यादा वो होगी, बड़ी होगी, फ्लैशी लिप्स होंगे, एबनॉर्मल टीथ होंगे, है ना, लॉन्ग और फ्लैट चिन होती है उनकी, और रिट्रेटिंग फोरहेड होता है, डार्क स्किन होती है, ट्विस्टेड नोज होती है। तो ऐसे करके टोटल 16 इन्होंने फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज बताई हैं। मतलब एक तरीके से बेसिकली जो उनके फिजिकल ट्रेट्स हैं वो जो एपी होते थे, मतलब कपी होते थे, कपियों से मिलते हुए उनके फिजिकल ट्रेट्स थे जो क्रिमिनल्स होते थे अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। ये मैम इसको ये रिपीट इन्होंने कर दोगे, ये लिख लें क्या, ये वाला जो 16 बताया आपने? 16 तो लिख लो साइड में कि 16 फिजिकल ट्रेट्स थे जो ओके कपी से मिलते थे, एपी। ओके। ठीक है, जिनके बेस पे ये बता सकते थे कि भाई ये व्यक्ति क्रिमिनल नेचर का हो सकता है। हालांकि जो एनरिको फेरी थे, इन्होंने बाद में लोम्ब्रोसो की थ्योरी को चैलेंज किया और गलत पाया कि ये जो फिजिकल ट्रेट्स हैं ये हर जगह जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये फिजिकल ट्रेट्स होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी क्राइम नहीं किया। ये 16 के 16 जो भी फिजिकल ट्रेट्स उन्होंने बताया वो सब उस व्यक्ति में मौजूद थे, उन्होंने फिर भी क्राइम नहीं किया। तो एनरिको ने ये कहा कि क्रिमिनल्स की जो क्रिमिनल प्रवृत्ति होती है उसको रोका जा सकता है। किस तरीके से? यदि वो हेल्दी और क्राइम फ्री सराउंडिंग्स उनको दी जाए तो वो क्राइम नहीं करेंगे। समझ में आया इतना? यस मैम। है ना। फिर दूसरी चीज एक आती है इनसेन क्रिमिनल्स, यानी इनको एक्चुअली 3 कैटेगरी में सिजेरो ने क्या किया था, डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी आपकी आ गई एटेविस्ट या हेरिडिटरी क्रिमिनल्स। दूसरी आ गई इनसेन क्रिमिनल्स, मतलब वो क्रिमिनल्स जो थोड़ी मेंटली डिप्राइव होते हैं या कोई डिसऑर्डर होता है। तीसरी कैटेगरी आती है क्रिमिनॉइड्स की। ठीक है, क्रिमिनॉइड्स जो होते हैं इनमें टेंडेंसी होती है क्रिमिनल करने की, मतलब फिजिकल क्रिमिनल टाइप भी इनमें पाया जाता है और एक टेंडेंसी पाई जाती है क्राइम करने की, क्योंकि ये अपने आप को ना थोड़ा सा इंफीरियर समझते हैं। तो सर्वाइवल की जरूरत होती है, सर्वाइव करने के लिए ये क्राइम करते हैं। इनको बोला जाता है क्रिमिनॉइड्स। समझ आया? ये थोड़ा लास्ट वाले रिपीट कर देना, एक दो जो बताया आपने। क्रिमिनॉइड्स जो होते हैं इनमें ये वो थे जिनमें फिजिकल क्रिमिनल टाइप भी था और क्राइम करने की टेंडेंसी भी थी। क्राइम करने की टेंडेंसी भी थी, क्योंकि एक बात बताओ, फिजिकली अगर वो क्रिमिनल टाइप के थे तो सीधी सी बात है उनमें इंफीरियोरिटी थी, जिसको हम कहते नहीं है कि ये पर्सन जो है इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन का शिकार है। उसको पता है कि तुम दूसरों से कम हो, है ना। तो अब वो सामने वाले से आगे नहीं जा सकता है तो क्या करेगा? सामने वाले को ही मार देगा, इंफीरियोरिटी खत्म करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो ये होते हैं क्रिमिनॉइड्स। ओके मैम। ठीक है, तो लोम्ब्रोसो ये वो व्यक्ति मैम थे जिन्होंने ये मैम 3 बताया आपने ना, एक तो आपने क्रिमिनल्स बताया, एक आपने वो एक्टिविज्म बताया। एक मैंने आपको बताया, सुनो, 3 मैंने बताए हैं आसान भाषा में। पहला हो गया हेरिडिटरी क्रिमिनल, ओके है ना, जिसको हम एटेविस्ट बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका इंसेन क्रिमिनल,
तीसरा हो गया आपका क्रिमिनॉइड्स। ये इंसेन वाला एक बार बता देना दोबारा से। इंसेन क्रिमिनल्स जिनको मेंटल डिसऑर्डर होता है। ओके इंसेन मतलब पागल, ओके मैम ओके। है ना, आज की भाषा में जिनको हम साइको कह देते हैं। मैडम ये जो लोक अदालत है 14th को आने के लिए बोल रखा है कॉलेज ने, तो लोक अदालत तो हमारे जैसे अपने शहर में भी होती है, गुड़गांव वगैरह, वो यहीं अटेंड कर लेंगे बजाय वहां आने के। कर लो, बाकी आप एक बार ना सर से बात भी कर लेना, बिल्कुल अपने शहर में भी अटेंड। के बाद आते हैं एनरिको फेरी। अभी यही वाली थ्योरी चल रही है आपकी, पॉजिटिव स्कूल ही चल रहा है। पॉजिटिव स्कूल में हमने सिज़ेरो लोम्ब्रोसो को पढ़ा है अभी। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे एनरिको फेरी। एनरिको फेरी जो हैं, ये दूसरे चीफ एक्सपोनेंट हैं फिजिकल स्कूल के। एनरिको फेरी ने चैलेंज किया लोम्ब्रोसो के व्यू को, जो इन्होंने क्रिमिनलिटी को लेकर अपना व्यू दिया लोम्ब्रोसो ने, उसको इन्होंने चैलेंज किया। फेरी ने ये कहा कि भाई केवल बायोलॉजिकल रीजंस किसी की भी क्रिमिनलिटी को प्रूव करने के लिए इनफ नहीं होते हैं, बल्कि क्रिमिनल के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो अदर फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई, उसकी सोशल इन्फॉर्मिटी हो गई, वो सब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई वो रहता कहाँ है, उसकी दिमागी हालत क्या है, सोसाइटी उसकी कैसी है, तो ये सब भी रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल बनाने में। इनकी इस थ्योरी को कहा जाता है लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन। लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन। ये कहते हैं कि जो क्राइम होता है ना, क्राइम के पीछे 3 मेन फैक्टर होते हैं। पहला फिजिकल या ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, और तीसरा साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर में। यानी कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है, इट इज एन आउटकम ऑफ अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, और जब ये सारे एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति को क्रिमिनल बना देते हैं। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन, फेरीज लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन। फेरी कहते हैं कि कोई भी क्रिमिनल है ना, उसको आप एक तरीके से जो भी उसकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं या जो भी कंडीशन चल रही हैं, उनका एक प्रोडक्ट आप मान सकते हो किसी भी क्रिमिनल को, ठीक है। और जो बेसिक पर्पस होता है क्राइम करने का उन क्रिमिनल्स का, वो होता है उन कंडीशंस को रिमूव करना जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बना है। समझ में आया? यस मैम। इनके अकॉर्डिंगली क्रिमिनल्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है बॉर्न क्रिमिनल, जो पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन हो या ना हो उनको क्राइम करना है तो करेंगे। दूसरा ओकेजनल क्रिमिनल, जो किसी ओकेजन के वजह से क्रिमिनल बने हैं। तीसरा होता है पैशनेट क्रिमिनल, जिन पे जुनून सवार होता है। नेक्स्ट है इंसेन क्रिमिनल, दिमागी हालत सही नहीं होती। और लास्ट है हैबिचुअल क्रिमिनल्स। तो इस तरीके से 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है फेरी ने क्रिमिनल्स को, ठीक है। समझ में आया? ये मैम आ तो गया, लेकिन ये सारा मिक्स हो गया है बहुत सारा एक साथ ही, तो अलग अलग। तो ऐसा है, फिर बस आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ जितना मैंने करवाया है। मैंने आपको स्कूल करवाया, ठीक है। स्कूल में क्लासिकल स्कूल से ही आप 3 ले लो। एक तो प्री क्लासिकल का समय ले लो, यानी प्री क्लासिकल स्कूल हो गया, दूसरा क्लासिकल स्कूल हो गया, और तीसरा नियो क्लासिकल स्कूल हो गया। ये 3 स्कूल क्लियर है? यस मैम। ठीक है भाई। प्री क्लासिकल जो था वो नेचुरल लॉ स्कूल से रिलेटेड हो गया, मतलब उस समय चर्च की डोमिनेंसी थी, तो वहां डेमोनोलॉजिकल थ्योरी थी कि भाई जो भी करवाता है वो इविल स्पिरिट करवाती है क्राइम, ठीक है, प्री क्लासिकल समय पे। क्लासिकल पीरियड में फ्री विल थ्योरी आ गई, जहां इसमें ये कहा गया कि भूत वूत कुछ नहीं होता, आदमी अपनी मर्जी से करता है, क्राइम करता है तो, ठीक है।
फिर आता है नियो क्लासिकल स्कूल। नियो क्लासिकल स्कूल ये कहता है कि ठीक है फ्री विल होती है, वो सब ठीक है, लेकिन भाई जो पनिशमेंट है हर एक आदमी को आप हर एक एक्ट के लिए सेम पनिशमेंट नहीं दे सकते, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि और भी अदर फैक्टर्स होते हैं कि भाई कोई व्यक्ति पागल भी हो सकता है या उसकी कुछ कंडीशंस अलग हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट जो है वो डिसाइड होनी चाहिए। इतना समझ में आया नियो क्लासिकल तक? यस मैम। फिर हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल में हमने पढ़ा है सिज़ेरो लोम्ब्रोसो, जिन्होंने एक तरीके से पर्सनालिटी के ऊपर बात की हो। पहली बार किसी ने ऑफेंडर्स की पर्सनालिटी को लेकर के ये कहा कि ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि व्यक्ति क्रिमिनल होगा। ठीक है, सिज़ेरो लोम्ब्रोसो, उनको ओरिजिनेटर माना जाता है मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि पहले डॉक्टर भी थे ना। इन्होंने ये कहा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हेरिडिटरी क्रिमिनल्स या एटेविस्ट, दूसरा हो गया इंसेन क्रिमिनल्स, पागल है जो, डिसऑर्डर है जिनको, तीसरा हो गया क्रिमिनॉइड्स। ठीक है, जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन के शिकार होते हैं और सरवाइव करने के लिए क्राइम करते हैं, उनको क्रिमिनॉइड्स कहा जाता है। फिर दूसरे इसके जो एक्सपोनेंट है वो आते हैं एनरिको फेरी। इन्होंने अपना दिया है सिद्धांत लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन का। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि क्राइम करने के लिए केवल फिजिकल एट्रीब्यूट्स ही काफी नहीं होता है, बल्कि अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन हो गई, ये सब। समझ आया? यस मैम। चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी के जो स्कूल्स हैं जो बच गए हैं उनको नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके, चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो, कोई क्वेरी? Nothing, ma'am. Thank you. नथिंग। मैडम ये लेबर लॉ की क्लास नहीं चल रही। ओके, ओके, गुड नाइट।